मैं श्रीमती निशा शर्मा, बॉटनी डिपार्टमेंट, एसडी गवर्नमेंट कॉलेज ब्यावर। आज मैं बीएससी पार्ट 3 के अंदर पेपर फर्स्ट में सक्रिय अवशोषण के बारे में बताऊंगी। एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, जल के अवशोषण के बारे में प्रीवियस क्लास में आपको बता चुकी हूँ। आज मैं आपको सक्रिय जल अवशोषण या एक्टिव वाटर एब्जॉर्प्शन के बारे में बताऊंगी। वैज्ञानिक क्रैमर के अनुसार जल के अवशोषण की क्रिया दो प्रकार की होती है, सक्रिय जल अवशोषण और निष्क्रिय जल अवशोषण। सक्रिय जल अवशोषण क्या होता है, इसके बारे में मैं विस्तृत आपको बताऊंगी। सक्रिय जल अवशोषण इस अवशोषण के कारक मूल में उपस्थित होते हैं, अर्थात मूल की कोशिकाएं जल अवशोषण में सक्रिय भाग लेती हैं। सक्रिय जल अवशोषण शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग रेनर ने 1912 से 1915 में कार्य करके इस शब्द का उपयोग किया था, जो कि है दो विधियों के द्वारा संपन्न होता है। पहला परासरणी सक्रिय अवशोषण, परासरणी सक्रिय अवशोषण या ऑस्मोटिक एक्टिव एब्जॉर्प्शन। दूसरा अपरासरणी सक्रिय अवशोषण। नॉन ऑस्मोटिक एक्टिव एब्जॉर्प्शन। तो पहले अपन सक्रिय अवशोषण, परासरणी सक्रिय अवशोषण के बारे में बात करेंगे। परासरणी सक्रिय अवशोषण जल अवशोषण के परासरणीवाद की परिकल्पना वैज्ञानिक एटकिंस ने 1916 में व प्रिस्टिले ने 1920 परिकल्पना 1920 से 1922 के अंतर्गत इसके बारे में विस्तृत जानकारी उपलब्ध कराई। यह परिकल्पना परासरण के सिद्धांत पर आधारित है। इस सिद्धांत के अनुसार मूल रोम का परासरणी दाब मृदा विलयन के परासरणी दाब की तुलना में अधिक होता है। मूल रोम का परासरणी दाब 3 से 8 एटमॉस्फेयर होता है, जबकि मृदा विलयन का परासरणी दाब 1 एटमॉस्फेयर होता है। तो ये मूल रोम का है, ये मृदा विलयन का परासरण दाब है। अतः जल का परासरण दाब क्षेत्र से, परासरण दाब जल के मतलब मृदा विलयन के से अधिक परासरणी दाब की ओर विसरण होता है। विसरण की यह प्रक्रिया तब तक जारी रहती है जब तक कि बाह्य व आंतरिक विलयनों में सांद्रता प्रवणता कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बनी रहती है। मूल रोम से जल वलकुट की कोशिकाओं और वलकुट की कोशिकाओं से जल परिरम तथा अंतःत्वचा की पथ कोशिकाओं से होता हुआ जल का परासरण जड़ की जाइलम तक होता है। मूल रोम द्वारा जल अवशोषण करने पर वह पूर्णतः स्फीत हो जाता है, जिससे मूल रोम का स्फीत दाब बढ़ जाता है तथा परासरण दाब कम हो जाता है। इस परिवर्तन से समीपवर्ती वलकुट कोशिकाओं का परासरण दाब मूल रोम कोशिका से अधिक हो जाता है। मूल रोम से जल की समीपवर्ती कोशिका में स्थानांतरित हो जाता है, जिससे इस कोशिका से जल दूसरी कोशिका में स्थानांतरित हो जाता है। जल ग्रहण करने पर इस कोशिका का परासरणी दाब दूसरी आसन्न कोशिका के परासरण दाब से कम हो जाता है, जिसके कारण इस कोशिका से जल दूसरी आसन्न कोशिका में स्थानांतरित हो जाता है। इस प्रकार जल के एक कोशिका से
दूसरी कोशिकाओं में होता हुआ अंततः जाइलम में प्रवेश करता है। जाइलम कोशिकाओं का परासरणी दाब लवणों के संचयन के कारण सदैव वर्लकुट क्षेत्र से अधिक बना रहता है। इसके अतिरिक्त इनकी भित्तियाँ अप्रत्यास्थ होने के कारण इसमें दाब नगण्य होता है, जिसके फलस्वरूप इनमें जल का प्रवेश लगातार जारी रहता है। और दूसरा अपरासरणी सक्रिय अवशोषण। अपरासरणी सक्रिय अवशोषण इस मत के अनुसार मूल द्वारा जल का अवशोषण सांद्रता प्रवणता के विपरीत दिशा में होता है, अर्थात मृदा विलयन का परासरणी दाब मूल रोम कोशिका रस के परासरणी दाब से अधिक होने पर अपरासरणीय सक्रिय अवशोषण होता है। इस जल अवशोषण क्रियाविधि में ऊर्जा का उपयोग होता है, जो जड़ की कोशिकाओं की श्वसन क्रिया द्वारा प्राप्त होती है। ऊर्जा के व्यय द्वारा जल का सक्रिय अवशोषण त्वरित दर से विसरण दाब न्यूनता के विपरीत हो सकता है। यह ऊर्जा श्वसन के दौरान मुक्त होती है। अपरासरणी प्रक्रम द्वारा जल के सक्रिय अवशोषण के निम्न प्रमाण हैं। पहला, श्वसन निरोधकों पोटेशियम साइनाइड, सोडियम एजाइड, हाई टेम्परेचर आदि से जल अवशोषण की क्रिया मंद हो जाती है, अर्थात श्वसन निरोधकों की संख्या बढ़ने से श्वसन दर भी कम होती है। दूसरा, अवायवीय मृदा में पादपों की जड़ें मुरझा जाती हैं, जैसे बाढ़ग्रस्त क्षेत्र में जलाकृत मृदा ऑक्सिन हार्मोन जल अवशोषण की दर में वृद्धि करता है। इसी तरह से मूलीय दाब और जल ग्रहण में दैनिक स्पंदन पाया जाता है। जल अवशोषण केवल जीवित कोशिकाओं में ही होता है। इस तरह से सक्रिय जल अवशोषण जो है केवल जीवित कोशिकाओं के द्वारा ही संपन्न होता है।